आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स महीनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन की ये आपकी क्लास 4 है और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी आप ज़रूर देख लो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका एसआई पे बेस इंस्टॉलमेंट का है, जिसको हमने पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में देखा था और हमने एक छोटा तरीका भी सीखा था जिससे हम एक लाइन में कर सकें। तो मैं जो छोटा वाला तरीका है वही मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पिछली वाली क्लास में देख सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें याद भी आती रहे। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेट। डेट क्या होता है? जो हम अगर बीच में पैसा नहीं देके आखिरी में जो पैसा देते हैं इंटरेस्ट के साथ, उसको हम बोलते हैं डेट। और एसआई में आपको डेट तक ही पहुँचना है। दैट विल बी डिस्चार्ज बाई 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच। तो हमने इंस्टॉलमेंट को माना तो 100 और 100 की वैल्यू यहाँ पे हमें 200 दी है। इफ द डेट एंड ड्यू इन 5 ईयर एट 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो हमें सबसे पहले 500 लिखना है। फिर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमें 4 बार जाना है। 4 बार क्या जाना है? यहाँ पे 5 रेट दिया ना, तो 5, 10, 15, 20, 4 बार, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या है? ये हमारा है डेट और हमसे डेट ही पूछा है। तो यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू 200 दी है, मतलब 1 की वैल्यू आपको 2 दी है। और ये क्या है? 500, 20, 10, 30 और 15, 5, 20, मतलब 550 की वैल्यू आपको पूछा है। तो ये आपका 1100 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक लाइन में ही सब कुछ किस्सा ख़त्म कर दिया। तो आपका यहाँ पे 1100 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि एक नेचुरल नंबर n है जो 732 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमारा 12 आ रहा है। तो कितने n के पॉसिबल वैल्यूज़ होगा? तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि n जो है वो 12 रिमाइंडर दे रहा है, तो n की वैल्यू पहली बात तो 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मान लो कि n की वैल्यू 12 होती तो वह 12 रिमाइंडर थोड़ी दे पाता, फिर तो वह 0 रिमाइंडर देता। या सपोज n की वैल्यू 9 होती तो वो 12 रिमाइंडर थोड़ी दे पाता, वह 0 से 8 तक ही रिमाइंडर दे पाता। तो हमें यहाँ से एक बात ये समझ में आ रही है कि n की वैल्यू 12 से ज़्यादा होगी। दूसरी बात, 732 को डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर दे रहा है, तो अगर मैं इस 12 को माइनस कर दूँ तो ये हो गया 720। अब अगर n से डिवाइड करूँ तो ये रिमाइंडर 0 ही देगा। ठीक है, और 0 रिमाइंडर देगा, इसका मतलब ये है कि n जो है वो इसका फैक्टर है। तो हमसे वही पूछा है कि n की वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब 720 के कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन हमें एक बात और ध्यान देनी है कि जो इसके फैक्टर 12 या 12 से छोटे हैं वो मुझे काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो मुझे 12 रिमाइंडर कभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 720 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूंगा और उसमें से वो फैक्टर घटा दूंगा। जैसे अगर मैं मान लो 1 आया, 1 आपका इससे चला जाएगा 720, 2 भी चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, आपका 6 चला जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 चला जाएगा, 9 चला जाएगा, 10 चला जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 12 चला जाएगा। तो ये तो इसके फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर हैं। तो जो भी मेरी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे इसमें से मैं आपका ये 6, 4, 10 घटा दूंगा, तब मेरी n की पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख लेते हैं। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, सब कुछ ही हम निकालना सीख लेते हैं। तो जब सबसे पहला जो काम है ना कि हमें कोई भी नंबर दिया हो, हमें उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमें 720 दिया है, तो 720 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 8 × 9 72 हो गया, इंटू 10, जिसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ। ये आपका 2 का क्यूब है और ये आपका 2 है, तो 2 की पावर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 5 की पावर 1 हो गया। आपको ध्यान देना कि ये आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जो आप 2 से 3, 5 लिख रहे हो ये आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए और आपको पावर के फॉर्म में लिख लेना। तो वही चीज़ें, मान लो कोई ऐसा नंबर था जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है ना, सिंपल, ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, इसमें से अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल लो वो आपका फैक्टर ही होगा। जैसे अगर मान लो ये जो नंबर दिख रहा है इसमें से मैं सिर्फ 2 निकाल लूँ, वो आपका फैक्टर है। मैं 2 की पावर 1 निकाल लूँ, वो भी फैक्टर है। अगर कुछ भी ना निकालूँ तो 1 बचा, तो 1 इसका फैक्टर है। अगर मैं 2 की पावर 2 निकाल लूँ, 3 की पावर 5 निकाल लूँ, 3 की पावर 5 नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 3 तक ही है, तो 3 की पावर 3 निकाल लूँ तो ये भी इसका फैक्टर है। अगर मैं इसमें से 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 निकाल लूँ, ये भी इसका फैक्टर है। अगर मैं 7 निकाल लूँ, ये भी इसका फैक्टर है। मतलब इसमें से मैं कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल लूँ तो वो उसका फैक्टर है। ठीक है, समझ गए? मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पे 2 को मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 को मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ, 5 को मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ, 7 को मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ, वही सारे तरीके का अगर मैं कॉम्बिनेशन निकाल दूँ, ठीक है, तो वही मेरा हो जाएगा सिंपली कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, टोटल नंबर फैक्टर। तो आप एक बार मुझे ये बता दो कि 2 को निकालने के कितने तरीके हैं। देखो मैं 2, इसको में से मुझे कुछ भी लेना है तो मैं या तो कुछ भी ना लूँ,
ठीक है, या तो मैं 2 निकाल लूँ, या तो मैं 2 के पावर 1 निकाल लूँ, सॉरी 2 की पावर 2 निकाल लूँ, 2 की पावर 3 निकाल लूँ, 2 की पावर 4 निकाल लूँ, 2 की पावर 5 तक ही निकाल सकता हूँ कि नहीं, इससे ज़्यादा तो निकाल नहीं सकता। तो कितने चॉइस है आपके पास? आपके पास एक चॉइस है कि आप कुछ भी मत निकालो। जैसे अगर मान लो ये 7 इसका फैक्टर है ना, तो यहाँ से मैंने 2 इसमें से भी कुछ नहीं लिया, इसमें से भी कुछ नहीं लिया, इसमें से भी कुछ नहीं लिया है, सिर्फ इसमें से एक चीज़ लिया है। तो मेरे पास कुछ भी ना लेने का भाई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 6 ऑप्शन है, 2 लूँ, 2 का स्क्वायर लूँ, 2 का क्यूब लूँ, 2 का पावर 4 लूँ, 2 का पावर 5 लूँ, या कुछ भी ना लूँ। तो 2 को लेने के मेरे पास 6 तरीके हैं। ठीक है, इंटू करोगे, 3 को लेने के आपके पास कितने तरीके हैं भाई? 3 लूँ, 3 का स्क्वायर लूँ, 3 का क्यूब लूँ, या लूँ ही ना उसको, तो टोटल 4 तरीके हैं मेरे पास 3 को लेने के। 5 स्क्वायर को लेने के मेरे पास 3 तरीके हैं, 5 लूँ, 5 का स्क्वायर लूँ, या कुछ भी ना लूँ, 3 तरीके हैं मेरे पास। 7 को लेने के कितने तरीके हैं? एक तरीका 7 ले लूँ और एक तरीका कि मैं कुछ भी ना लूँ, मतलब 2 है मेरे पास ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हो गया इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस केस में 6 चौक 24 या 6 36 चौक 144 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। समझ गए इतनी बात को मेरे? ठीक है, क्योंकि हमें इसमें से ही कुछ ना कुछ निकालना है, इसमें से कुछ भी निकालो मेरा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है इन इवन फैक्टर्स क्या होगा। इवन फैक्टर में समझते हो कि जो आपका फैक्टर इवन हो, जैसे 1 अगर निकालो तो 1 इवन फैक्टर नहीं ऑड फैक्टर है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ये इवन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको एक बात अब ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। जैसे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लो ही मत, तो अगर आप 2 का कुछ भी नहीं लोगे तो अब आप यहाँ पे देखो ना, तो आप कुछ भी ले लो, आपका ये इवन फैक्टर बन ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 का क्यूब 5 का स्क्वायर ले लिया, तो क्या ये इवन है? नहीं है। आप यहाँ पे 7 ले लो, ये इवन फैक्टर नहीं है, ऑड फैक्टर है। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे एक चीज़ ये आ चुकी है कि आपको इसमें से 2 को तो कम से कम लेना ही है। आप 2 लो, या 2 इसका स्क्वायर लो, या 2 का क्यूब लो, या 2 की पावर 4 लो, या 2 की पावर 5 लो। आप यहाँ पे 5 में से कुछ भी ले लो, आपका अब इवन बन ही जाएगा। क्योंकि मान लो अगर मैं सिर्फ 2 लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी ले लूँ, मान लो 3 का पावर 5 ले लूँ, 7 का पावर 1 ले लूँ, 3 का पावर 3 ही ले सकता हूँ, 5 तो ले नहीं सकता, तो ये आपका इवन बन चुका है। ठीक है, अब ये ऑड नहीं रहा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ 5 चॉइस ही बची है। यहाँ पे आपके पास अभी भी चॉइस बची है कि आप लो 3 को, या न लो, या 3 लो, या 3 का स्क्वायर, या 3 का क्यूब लो, कुछ भी लो, या न लो, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी इवन अब बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 चॉइस है, यहाँ पे आपके पास 3 चॉइस है, और यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ इवन पेयर्स बन चुके हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इवन वाला तो मेरे पास न लेने वाला चॉइस खत्म हो चुका है। तो 5 चौक 20 और 20 छक्का आपका 120 आ गया। तो इतने नंबर ऑफ इवन पेयर्स हो गए। अब मुझे ऑड निकालना है, तो ऑड निकालने के लिए सिंपल सा है ना कि आपका 2 वाला कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप 2 में से कुछ भी ले लोगे ना तो आपका वो इवन बन जाएगा। लेकिन आपको अब ऑड फैक्टर्स चाहिए, तो आप न लो, कुछ भी न लो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसमें से आपको नहीं लेना है। तो एक ऑप्शन आप कह सकते हो, उसको न लिखो तो भी काम चल जाएगा। इसको आप लो, न लो, दोनों आपके ऑप्शन है। इसका आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप 5 लो, 5 के स्क्वायर लो, या कुछ भी ना लो। क्योंकि कुछ भी नहीं लोगे तो 1 तो है ही ना, 1 भी तो ऑड है। और यहाँ पे आपके पास 2 ही ऑप्शन है, 7 लो, ना लो। तो आपका 4 3 12 दूना 24, तो यहाँ पे आपका 24 आ चुका है ऑड फैक्टर। और आप देखोगे यहाँ पे 24 इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर जोड़ोगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना हो तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 चॉइस है। आप 2 लो, 2 की पावर 2 लो, 2 की पावर 3 4 5 लो, या लो ही मत, 6 है। यहाँ पे आपके पास 4 चॉइस है, यहाँ पे आपके पास 3 चॉइस है, यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस है। अगर आपको इवन लेना हो तो यहाँ पे आपको 2 का कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप 2 लो, या 2 का स्क्वायर लो, 2 क्यूब लो, 2 5 लो, 2 लेने वाला आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ 5 ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास 4 अभी भी है, 3 यहाँ पे अभी भी है, यहाँ पे 2 अभी भी है। अगर आपको ऑड बताना तो आपको इसमें से इवन वाले में से कुछ भी नहीं लेना है। तो आप यहाँ से 4 ले सकते हो, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 ले सकते हो। इतना आसान है ये, आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर सिंपली होता है, जैसे अगर मैं बताऊँ आपसे कि आप 18 का प्राइम फैक्टर बता दो, तो आपको 18 को तोड़ना है और आपको प्राइम नंबर्स में ही तोड़ना है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 2 × 3 × 3 लिख दोगे। तो बस इसको काउंट कर लो, तो 3 आ रहा है ना, काउंट करने पे 1 2 3, तो आपके 3 प्राइम फैक्टर हो गए। जैसे अगर मुझे बताना है 24 का आप बता दो, तो 24 का तो 2 × 2 × 2 × 3, यही तो होता है, प्राइम नंबर्स में ही तोड़ना है। तो इसको काउंट कर लो, इसको काउंट किया 1 2 3 4, तो आपके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। बस इसको काउंट कर, यही होता है प्राइम फैक्टर। तो एक बार बताओ, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप 2 × 2 × ऐसे 5 बारी तो लिखोगे, इसको आप 3 × 3 करके 3 बारी तो लिखोगे, इसको 5 × 5 ही तो लिखोगे, इसको आप 7 ही तो लिखोगे। इसको काउंट कर लो, तो 2 आपका 5 बार आया, 3 आपका 3 बार आया, 7 5 आपका 2 बार आया, 7 आपका 1 बार आया। या ये कह लो कि आपको सिंपल पावर को जोड़ लेना है।
तो 5 3 8 3 11, तो ये आपके 11 प्राइम फैक्टर्स आ गए। क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ 49 का प्राइम फैक्टर बता दो, तो ये 7 का स्क्वायर है, तो आपको सिंपल ये पावर ही लिख देना है। या अगर जैसे 5 का स्क्वायर 7 का क्यूब है, तो आपका 3 2 5 ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, और मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि इवन ऑड की कोई बात नहीं हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेरे पास 5 चॉइस है। 5 कैसे, 2 लूँ, 2 का स्क्वायर लूँ, 2 का क्यूब लूँ, 2 की पावर 4 लूँ, कुछ भी ना लूँ, 5 चॉइस है। यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइस है, यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइस है। तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 आ गया। 30 720 के फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे वो फैक्टर्स नहीं लेने जो 12 से छोटे हैं। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 10 फैक्टर्स मैंने काउंट किया था, तो 10 फैक्टर ऐसे हैं जो 12 से छोटे, तो मुझे वो नहीं लेना है, तो -10 कर दूंगा। तो 20 ऐसे n की वैल्यू पॉसिबल है, तो आपका 20 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। तो देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 14400 आर डिविजिबल बाई 18 एंड नॉट बाई 36, मतलब 18 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 36 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें से ना अगर मैं 18 कॉमन ले लूँ तो आपका अंदर क्या रहा है, अंदर आपका 800 आ रहा है। ठीक है, तो अब 800 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, क्योंकि मैंने 18 कॉमन ले लिया है, तो वह सारे 18 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि मैंने 18 पहले से ही कॉमन ले लिया। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैंने 1 फैक्टर आपका 800 का होगा, तो यहाँ पे 2 भी होगा, आपका 4 भी होगा, 8 भी होगा, 10 होगा, ये सारे आपके 800 के फैक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 18 कॉमन ले लिया, तो ये एक्चुअल में 18 है, ये 36 है, ये 18 × 4 है, ये 18 × 8 है। ठीक है, तो वह सारे आपके 18 से डिविजिबल होंगे। तो मुझे सिंपली निकाल लेना है कि 800 के कितने फैक्टर्स हैं, तो वह सारे 18 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि मैंने 18 पहले से ही कॉमन लिया। तो 800 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लूँ मैं। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, तो ये 2 की पावर क्यूब है 8, और ये आपका कितना है, ये आपका है 10 × 10, मतलब 2 × 5 का स्क्वायर है, ये आप कह सो ऐसे है। तो ये आपका 2 की पावर 5 है, सिंपली ये आपका स्क्वायर है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, मैंने पीछे सीखा कि यहाँ पे मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, मतलब 18 इसके फैक्टर्स हो गए, मतलब 18 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके 18 से डिविजिबल हैं। यहाँ पे बात करूँ 36 से कितने हैं, तो मैं सिंपली 36 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे आपका 400 बच जाएगा। ये 400 क्या है, ये आपका 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 4 और 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास 5 चॉइस है, और यहाँ पे आपके पास 3 चॉइस है, तो टोटल 15 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 36 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपसे क्या है 18 से डिविजिबल हो लेकिन 36 से डिविजिबल ना हो। तो पहली बात तो ये जान लो कि 18 से डिविजिबल वाले आपके पास 18 हैं, और 36 से डिविजिबल वाले आपके पास 15 हैं। ठीक है, और जो 36 से डिविजिबल होगा वो तो 18 से होगा ही होगा। ठीक है, तो आप 15 36 से डिविजिबल है, और ये आपका 18 से डिविजिबल है, तो आप सिंपली इनका डिफरेंस ले लोगे। ठीक है, तो आपका ये ऐसे आ गए हैं जो 18 से तो डिविजिबल है लेकिन 36 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आ गया 4th वाला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सिंपली क्या कह रहा है कि सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ नंबर बाई 2 3 5 7 गिव्स रिमाइंडर 1 4 0 5 रिस्पेक्टिवली। पहली बात तो हम यहाँ पे सक्सेसिव डिवाइड करते हैं, अभी हम समझेंगे सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या होता है। व्हाट विल बी द सम ऑफ रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 7 5 3 2 सक्सेसिवली। यहाँ पे भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर का सम बताना है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे ये वाला अगर कॉन्सेप्ट जो है आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना हो, तो सिंपल आप नंबर सिस्टम मैथ्स माने डालोगे, वहाँ पे जो टाइम स्टैम्प है 58 मिनट पे, वहाँ पे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको करते कैसे हैं। तो आप 2 3 5 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको 2 3 5 7 ऐसे लिखना है, और जो रिमाइंडर आ रहा है रिस्पेक्टिवली इसके सामने लिख दो 1 4 0 5। अब आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर 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 ऐसे जाना है। यहाँ पे आपको करना है इंटू, यहाँ पे आपको करना है प्लस, यहाँ पे करना है इंटू, यहाँ पे करना है प्लस, यहाँ पे करना है इंटू, और यहाँ पे करना है आपको प्लस। ठीक है, तो मतलब देखो 5 × 5 आपका 25, 25 + 0 25, 25 यहाँ 75, 75 4 79, 79 × 2 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 158 आएगा, प्लस 1 159, तो 159 आपका आ गया। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि सर इंटू कहाँ करना है, प्लस कहाँ करना है, आप हो सकता है भूल जाओ एग्जाम में। तो याद करने का तरीका उसका बहुत ही आसान है। देखो आप यहाँ पे देखो ना, ये आपका इंटू बन गया कि नहीं, ये आपका प्लस बन गया कि नहीं, ये आपका इंटू बन गया कि नहीं। देखो ना, ये आपका इंटू बन जा रहा है, ये आपका प्लस बन जा रहा है, आपका इंटू, ये आपका प्लस, ये आपका इंटू, ये आपका प्लस। मतलब याद करने का जुगाड़ बता रहा हूँ बस मैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो आपका यहाँ पे 159 आ गया था। ठीक है,
अब 159 को हम सक्सेसिव डिवाइड कर रहे हैं, तो पहली बात तो 159 क्या है, 159 मिनिमम ऐसा सबसे छोटा से छोटा ऐसा नंबर है जिसको 2 3 5 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पे 1405 आएगा रिमाइंडर। अब सक्सेसिव डिवाइड क्या होता है, तो यहाँ पे हमसे कहा है कि सक्सेसिव डिवाइड कर दो इसको 7 5 3 2 से, तो हम वहीं से समझ लेते हैं। तो 159 को मैंने कर दिया 7 से डिवाइड, तो 7 दूना होता है 14 और 7 दूना होता है 14, तो आपका रिमाइंडर आ चुका है 5। अभी जो 22 क्वेश्चन आया ना, इसी को आपको अब सक्सेसिव डिवाइड करना है, मतलब 5 से, तो आप 22 को करोगे अब 5 से डिवाइड, तो 5 चौक 20 आपका रिमाइंडर आ चुका है। तो ये जो 4 आया है ना, इसको अब आप डिवाइड करोगे 3 से, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। तो आपका 3 करना 3 होता है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ चुका है 5। और फिर जो 1 आया है इसको आप सक्सेसिव डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 जीरो या 0 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 0, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। और आपका रिमाइंडर का सम ही पूछा है, तो 5 2 7 1 8 1 9, तो 9 इसका रिमाइंडर का सम आ गया है। ठीक है, तो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। कंसीडर ए डी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ए सी एक सेकेंड है जो सर्कल पे बी पे मीट कर रहा है और सी डी जो है डायमीटर है। अगर ए बी की वैल्यू 7 है तो मुझे ए सी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ड्रॉ किया सर्कल, और सबसे पहले मैं डायमीटर ड्रॉ करूँगा ना, तो ये हो गया आपका सी डी। और आपको कहा है कि ए डी एक टेंजेंट है, तो ये हो गया ए डी। ठीक है, ये आपका हो गया ए। और आपसे कहा है ए सी सीकेंट है, तो ये हो गया आपका ए सी सीकेंट जो मिल रहा है बी पे। अब आपसे कहा है ए बी जो है वो 7 है, तो ये आपका है 7। सी डी डायमीटर है और आपको रेडियस 6 दिया है, तो आपका डायमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपसे ए सी की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपको सेकेंड वाला फार्मूला दिख रहा है, सेकेंड टेंजेंट वाला जो थ्योरम होता है, और एक आपको यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जो कि पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो मैंने मान लिया इसको y मान लिया, मैंने इसको मान लिया x। तो आपको दिख रहा होगा पहली बात तो कि अगर मैं सेकेंड और जो आपका टेंजेंट वाला थ्योरम होता है, तो वहाँ से आपको दिख रहा होगा ए डी स्क्वायर जो है वो ए बी इंटू ए सी है, मतलब वाई स्क्वायर जो है वो आपका 7 इंटू 7 प्लस एक्स है। ठीक है, दूसरा अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो आपको वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 144 निकल के आएगी, मतलब 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के राइट एंगल ट्रायंगल से। तो आप वाई स्क्वायर को हटा दो, आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 7 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 144 आ रही है। 144 को इधर भेज दो और 7 प्लस एक्स को कॉमन ले लो, तो आपका 7 प्लस एक्स और माइनस 7 आ जाएगा। तो आपका ये चला गया, आपका सिंपल 7 प्लस एक्स और आपका यहाँ पे 7 बच चुका है। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है, कोई है ऐसी वैल्यू? तो 9 है। ठीक है, अगर 9 16 7 एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 9 और 16 9 आपका 144 होता है। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी है। ठीक है, तो हाँ x की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी है। 9 प्लस 7 आपका 16 होता है, तो आपके AC का पूछा है ना, AC की वैल्यू आपकी 16 हो गई। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, तो यहाँ पे हम टेंजेंट सेकेंड थ्योरम देख लेते हैं और यहाँ पे कॉर्ड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, और ये आपका ये सब चीज़ें देख लेते हैं ना, टेंजेंट और सेकेंड थ्योरम। ठीक है, तो देखो पहली बात तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये तीनों पॉइंट, अगर मैं आपको रेड कलर से दिखाऊँ तो जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, हमें वहीं से लेना है, वहाँ से हमें सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक पहुँचना है जहाँ पे वो काट रहा है। तो आप देखो एक बार ए बी पे जाएंगे और एक बार यहाँ पे ए सी पे जाएंगे, तो ए बी इंटू ए सी इक्वल्स टू यहाँ से डी पे जाएंगे और एक बार ई पे जाएंगे, तो ए डी इंटू ए ई, ये हो गया। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना कहाँ पे काट रहा है, एक बार बी पे काट रहा है और एक बार आपका डी पे काट रहा है, तो ई बी इंटू ई डी इक्वल्स टू ई सी इंटू ई ए, तो ई सी इंटू ई ए। अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपको 2 बार जाना था ना, एक बार जहाँ पे पहली बार काट रहा है, एक बार जहाँ पे दूसरी बार काट रहा है सर्कमफ्रेंस को, लेकिन यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है, तो आपको 2 बार जाना है फिर। तो यू वी का जो स्क्वायर हो जाएगा वह यू एक्स इंटू यू वाई हो जाएगा, इंटू यू वाई। तो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है कि आपको कैसे मतलब दिमाग में रखना है चीज़। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है कि 2 सर्कल विद सेंटर एम एन एन है जिसका रेडियस 5 और 8 सेंटीमीटर है। द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट टी। द लाइन पी आर इज ड्रॉन सच दैट द पॉइंट एम टी एन एन लाई एन पी आर। तो एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल आपका ये हो गया। तो ये आपका इसका सेंटर m है, इसका सेंटर n है और ये टच कर रहे हैं t पे।
अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अ लाइन पी आर इज ड्रॉन सच दैट द पॉइंट एम टी एन लाई ऑन पी आर, ठीक है, पी बीन क्लोजर टू एम, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और ये आपका एम और एन को टच कर रहा है, ये आपका एम मान लो, चलो ये आपका पी क्लोजर टू एम है और आर आपका कहीं पे देखेंगे। अब हमने क्या किया, फ्रॉम पी अ टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन, तो यहाँ से मैंने एक टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका क्यू है, क्यू पर टच कर रहा होगा और इसकी वैल्यू आपकी 12 दी हुई है। एंड फ्रॉम आर टेंजेंट आर एस इज ड्रॉन, तो मान लो आर आपका यहाँ पे कहीं होगा और आर एस मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आपका हो गया एस और आर एस की वैल्यू भी मुझे दी है 15। और मुझे क्या बताना है, मुझे अब पी आर की लेंथ बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे रेडियस 5 याद है, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया। तो आपको दिख रहा होगा, हमने अभी जो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम पढ़ा तो उसमें आपको दिख रहा होगा, अगर मैं पहले वाले सर्कल की बात करूँ 5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको इसको अगर x मान लो, इसको आप y मान लो, तो यहाँ पे x इंटू, देखो x इंटू आपको यहाँ तक जाना है तो x इंटू एक्स प्लस 10, तो x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। तो ये बेसिकली 144 है आपका। तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू आती है क्या, तो 8 की, अगर इसकी वैल्यू 8 मान लो तो 8 इंटू 18 आपका होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 8 यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 15 का जो स्क्वायर होगा वो y इंटू 16 होगा, सॉरी y इंटू वाई प्लस 16 होगा। तो ये तो आपका 225 है, तो 225 आपका 25 इंटू 9 होता है, तो अगर यहाँ पे आप 9 रखो, यहाँ पे 9 रखो तो आपका ये 9 इंटू 25 हो जाएगा, मतलब आपकी y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो y की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी 8। तो अब आप जोड़ लो, 8 10 18 18 और आपका 16 और आपका हो गया 9, ठीक है। तो आपका दिख रहा है 8 से 14 और 14 9 आपका हो गया 23 और आपका यहाँ पे 43 आ गया पी आर की लेंथ, ठीक है। तो आसान था, बस आपको करना है ना, मतलब जो चीज़ें कहीं आपको वही चीज़ें लिखनी है, थोड़ी इत्मीनान से लिखनी है बस। तो इस बार CHSL में आपका एक क्वेश्चन आपका इन्वर्स पे भी आया था, ये पहली बार आपका SSC में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और आपको ने देखा होगा ऑली बोर्ड पे भी आपको एक इन्वर्स का क्वेश्चन देखने को मिला था, वो इसी वजह से देखने को मिला था क्योंकि CHSL में वो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं ना, वैसे आपको कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए इन्वर्स के, लेकिन आपको नहीं भी याद क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा, 25 7 24 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, 17 15 आपका 8 7 ट्रिपलेट बनाता है। तो आप एक बार इसको बिना इन्वर्स के फार्मूला के भी कर सकते हो, अदरवाइज हम थोड़ा सा फार्मूला वगैरह भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसको करना कैसे, पहले मैं तो इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब सिंपली यही है, कॉस इन्वर्स 7/25 का मतलब यही है कि वह कौन सा एंगल है, आपसे सिंपल एंगल की वैल्यू पूछ रहा है जहाँ पे कॉस की वैल्यू 7/25 होती है, वह कौन सा एंगल है जहाँ पे कॉस की वैल्यू 15/70 होती है, आपसे वह एंगल पूछ रहा है। जैसे अगर मैं बात बताऊँ कि कॉस इन्वर्स हाफ की वैल्यू आप बता दो, इसका मतलब सिंपली यही है कि वह कौन सा ऐसा एंगल है जहाँ पे कॉस की वैल्यू हाफ हो जाती है, तो आप इसका आंसर बताओगे 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही मान लिया कि यह जो एंगल है वह ए एंगल ऐसा है जहाँ पे कॉस की वैल्यू 7/25 हो जाती है, और यहाँ पे बी वह ऐसा एंगल है जहाँ पे कॉस की वैल्यू 5/70 हो जाती है। मतलब कॉस ए की जो वैल्यू है वह 7/25 है। इसका मतलब क्या है कि कॉस ए पे जो है, ए वाले एंगल पे जो कॉस की वैल्यू होती है 7/25 होती है, वही तो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ए ऐसा एंगल है, मतलब कॉस ए की वैल्यू 7/25 है, और ऐसे ही कॉस बी की जो वैल्यू है वो 15/70 है। यहाँ पे मुझसे ए माइनस बी की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे मुझसे a माइनस बी की ही तो वैल्यू पूछा है। तो मैं यहाँ पे अगर कॉस लगा दूँ बाहर, कॉस a माइनस बी लगा दूँ, ठीक है, तो मुझे ये निकाल लेता हूँ मैं, कॉस a माइनस बी क्या होता है, फिर मुझे a माइनस बी की वैल्यू पूछेगा तो मैं सिंपल कॉस इन्वर्स लगा दूँगा। जैसे अगर मान लो मैं कॉस x इक्वल्स टू, मान लो एंगल a है, तो अगर मैं x की वैल्यू पूछूँ तो x की वैल्यू सिंपल कॉस इन्वर्स a आ जाएगी। सॉरी मैं यहाँ पे a लिखना चाहता था, a एंगल ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, कि कॉस ए की वैल्यू अगर कॉस ए आपका एंगल है, कॉस ए की वैल्यू अगर एक्स है तो ए की वैल्यू सिंपली आपकी कॉस इन्वर्स आपकी एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, फिर मैं ए माइनस बी को सिंपल उधर भेज के कॉस इन्वर्स कर दूंगा। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है 7/25, कॉस बी की वैल्यू क्या है 15/70, साइन ए की वैल्यू क्या है आपको पता है ट्रिपलेट होगा, तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर आपका सिंपली 24 आ जाएगा। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू 24/25 है और साइन बी की जो वैल्यू है आपकी 8/17 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नीचे आपका 25 × 17 है, जो कि आपका 250 × 25 × 7 कितना होता है 175, जो कि 425 आपको दिख रहा है। तो नीचे आपका 425 दिख रहा है दोनों में, ऊपर आपका 105 प्लस
8 चौक 32 हाथ लगा 3 और आप 192 दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ तो आपको 5 2 7 9 297 डिवाइड बाई आपको जो दिख रहा है वो आपको 425 दिख रहा है कॉस ए माइनस बी की वैल्यू। तो अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ तो वो आपका सिंपली कॉस इनवर्स 297/425 दिख रहा है ए माइनस बी की वैल्यू। वही आपसे पूछा है कि ए माइनस बी की वैल्यू बता दो। तो 297/425 यहाँ पे आपको 297/425 दिख रहा है, लेकिन ये कॉट इनवर्स तो ये नहीं होगा। ये आपका टैन इनवर्स है 200 आपका है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स होता तो आप ठीक मारते। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स 304/25 और कॉस इनवर्स 304/25, लेकिन कॉस इनवर्स के अंदर तो भाई 297/425 होना चाहिए, तो आपका ये भी नहीं होगा फिर, क्योंकि कॉस के अंदर 297 भाई 425 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कॉस के अंदर आपका ये बचा, तो आपका यही एक ऑप्शन बचा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, साइन इनवर्स 304/725। इस तरह से आप कर सकते थे। कुछ फार्मूला हम देख लेते हैं ना, याद कर लेते हैं, अगर याद कर पाओ याद कर लो, वरना कितना टेंशन न लो, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि आ ही जाए, अगर कर सकते तो कर लो। कुछ फार्मूला हम देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की वैल्यू क्या होती है? आपका सिंपल होता है ये कि साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स ए रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी की बात करूँ तो आपका सिंपल यहाँ पे यही होता है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अगर मैं कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी की बात करूँ तो आपका माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा, और होता क्या है सिंपल कॉस इनवर्स आपका ए बी पहले आ जाता है और रूट में फिर -1 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे आप सिंपल प्लस आ जाएगा, बाकी ऊपर का सेम चीज़ यही रहेगा। तो आपका यहाँ पे ए बी प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर और आपका 1 माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। अगर इसकी बात करूँ तो ये तो आपको थोड़ा सा फैमिलियर जैसा दिखेगा, आपका यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी आ जाएगा। ये कुछ बेसिक फार्मूला है, आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। यहाँ से जैसे आपका जो ऑली बोर्ड पे आया था, जो भी प्लस माइनस में जो भी हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसको कर सकते थे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। देखो कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 इक्वल टू 4/5 दिया, तो इसको आप थोड़ा सा खोल लो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है इक्वल्स टू 4/5 आपको दिया है। तो ये आपका कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 4/5 दिया है, तो आपका साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगा, ट्रेंगल बना लो तो ट्रेंगल से आपका 3/5 आ जाएगा। ये क्या होता है, ये आपका 2 साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा है ना, तो 2 साइन ए कॉस ए आता है, तो 2 साइन ए आपका 2 थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 2 थीटा, क्योंकि मैंने 4 थीटा को मैंने 2 × 2 थीटा माना है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो 2 थीटा है एक्चुअली। तो 2 × साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना, 3/5, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू आपको 4/5 पता है, तो 4 × 12 दूना 24/25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। The center of two circle of radii 20 cm and 32 cm are 60 cm apart. What is the ratio of length of direct common tangent and length of transverse common tangent? तो पहले बात तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होता है फार्मूला, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का क्या होता है फार्मूला। तो ये होता है रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये होता है आपका डी स्क्वायर प्लस आर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है सॉरी, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फार्मूला। तो यहाँ पे हमें रेशियो पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशियो, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे डी स्क्वायर, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, प्लस 60 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, तो आपका 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और यहाँ पे वही चीज़ करेंगे हम, 60 का स्क्वायर और माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो आपका 52 का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये आपका क्या रहा है, आपका 72 × 48 आ रहा है रूट में, और ये आपका क्या आ रहा है सिंपली, ये अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 112 × आपका 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और रेशियो निकालना चाहेंगे, तो ये आपका 36 × 2 आ रहा है, और ये आपका 16 × 3 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ तो ये आपका 2 × 56 को मैं 7 × 8 फिर से लिख सकता हूँ, और इंटू 8 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 × 8 = 64, ठीक है। 8 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इंटू रूट 2 × रूट 7 आ रहा है,
और यहाँ पे आपका जो आ रहा है, आपका 6 बाहर निकालो, 4 भी बाहर निकाल सकते हो, और आपका √2 इंटू √3 आ रहा है। √2 से √2 गया, आपका यहाँ पे 8 से भी जा सकता है, यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा, तो 3√3 और रेशियो आपका √7 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, लेंथ मुझे बताना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस 14 और 5 है और जिनके बीच के डिस्टेंस 40 है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ही फार्मूला है, √d² मतलब 40 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 आपका 14 माइनस 5 9 का स्क्वायर। तो ये आपका √49 इंटू आपका 31 हो जाएगा। तो आपका 7 बाहर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 को बाहर लिया नहीं गया है, तो आपका यहाँ पे 49 और 9 त्रिक 27 हाथ लगा दो, 4 3 12 14, तो आपका 1519 का रूट। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका आंसर की में गलत दिया हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से 40 41 में से कुछ दिया है जो कि गलत है। तो ये देखो क्या कह रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजू जो है उसके पास 11,000 रुपये और वह 5,000 रुपये हर हफ्ते बचा रहा है, उसको एक नया लैपटॉप खरीदना है इसलिए। एट द सेम टाइम रमेश के पास 60,000 रुपये और वह हर हफ्ते 2,000 रुपये खर्चा कर रहा है अपनी आर्ट क्लास पे। तो क्या ऐसा कोई ऐसा हफ्ता आएगा जब इनके पास बराबर पैसा हो जाएगा? ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ सपोज जो nth हफ्ता है, इनमें n हफ्ते बाद ना इनके पास बराबर पैसा आ जाएगा n हफ्ते बाद। ठीक है, तो राजू के पास शुरू में 11,000 रुपये था और मैंने माना कि उसने 5,000 रुपये बचा रहा है, तो वह n हफ्ते में इतना रुपये बचा लेगा। हर हफ्ते वह 5,000 बचा रहा है, तो n हफ्ते में 5,000 इंटू n बचा लेगा। और जो रमेश भाई साहब हैं उनके पास 60,000 रुपये है और वह हर हफ्ते 2,000 खर्च करें, तो n हफ्ते में उन्होंने कितना खर्च करेंगे? सिंपली वह 2,000 इंटू n खर्च करेंगे। और मैंने माना है कि अब इनके पास पैसा n हफ्ते बाद बराबर हो चुका है, तो मैंने बराबर कर दिया इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा 7,000 n की जो वैल्यू आ रही है वो मेरी आ रही है यहाँ पे 49,000, मतलब n की वैल्यू जो आपकी आ रही है सिंपली 7 आ रही है, मतलब 7 हफ्ते बाद इनके पास पैसा बराबर हो जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर सही होगा। आंसर की में शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इफ वन स्टूडेंट वेइंग 30 kg इज एडेड, देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज्ड बाय 1 kg. If one more student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increased by 1.5 kg over the original weight. What is the original average weight in the class? देखो पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको थोड़े से भी अजीब लगे ना, उनको आप छोड़ के बाद में किया करो। शुरू में आप उस सब पे अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। आपको बस अगर पढ़ने में भी अजीब लग रहा है ना, उसको छोड़ के बाद में आके करो, यही तरीका होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ, तो शुरू में आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन पे नहीं फंसना है जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना तो आप कर सकते हो, लेकिन मतलब थोड़ा सा अजीब आ जाए ना, उसको आप पहले अटेम्प्ट में छोड़ा करो। बाद में आके जब करो और जब दोबारा आके करो तो बहुत ही शांति से पढ़ना है और बहुत ही जो हमसे कहा है हमसे वही लिखना है, बस और कुछ नहीं। तो मैंने मान लिया कि शुरू में नंबर ऑफ बच्चे n थे और जो एवरेज वेट था वह w था। शुरू में नंबर ऑफ बच्चे n थे और जो एवरेज वेट था nw था। तो क्या कहा है, इफ़ वन स्टूडेंट वेइंग 30 kg इज एडेड, तो शुरू में जो वेट था, अगर देखो n बच्चे हैं और w एवरेज वेट है, तो टोटल वेट nw हुआ कि नहीं, और एक नए बच्चे को ऐड कर दिया, मतलब 30 किलो का ऐड कर दिया, तो ये टोटल वेट हो गया n+1 बच्चों का। तो यहाँ पे क्या है, n+1 बच्चे हो गए और अब जो एवरेज वेट है वह इंक्रीज़ कर गया है 1 kg से। तो एवरेज वेट n+1 बच्चों का अब इतना है, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं? ये बेसिकली टोटल वेट है एक बंदा ऐड करने के बाद, वही मैंने इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई कि नहीं? अब हमसे दूसरी इक्वेशन क्या कहा है कि अगर हम एक बच्चा और ऐड कर दें, मतलब nw प्लस 30 तो पहले से था, इसमें एक और ऐड कर दें, तो अब बच्चे कितने हैं? अब बच्चे n+2 हैं और इनका एवरेज वेट क्या है? लिखा है 1.5 kg ओवर द ओरिजिनल एवरेज। ओरिजिनल एवरेज हमने w माना था, तो अब w + 1.5 है। मैंने अब क्या किया, 2 बच्चों को ऐड करने के बाद मैंने टोटल वेट लिखा है, नंबर ऑफ बच्चे इंटू एवरेज वेट करके, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आपको दिख रहा होगा ना, अगर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको एक चीज़ ये दिख रहा होगा कि nw से nw चला जा रहा है यहाँ पे भी, और nw से यहाँ पे भी nw चला जा रहा है। तो बाकी चीज़ें लिख लो। आपका 30 = मैं ये वाला लिख रहा हूँ, 30 = आपका n + w + 1 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 60 = आपका 1.5n + 2w + आपका 3 आ रहा है। ठीक है,
तो आप यहाँ से अब क्या कर सकते हो, इसको आप डबल कर दो अगर, तो आपका 60 इक्वल्स टू, नहीं डबल मत करो, आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या निकालना पहले तो देख लो, आपको W की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से N को एलिमिनेट कर दो। N को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका N एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 45 आ जाएगा, ये आपका 1.5 N आ जाएगा, ये आपका 1.5 W आ जाएगा, और आपका ये 1.5 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 1.5 है ऑलरेडी, मुझे ऊपर नीचे लिखना चाहता है जिससे मैं इजीली उसको कर सकूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे अलग से लिख के कर देंगे 2W + 3। तो अब आप इसको घटा दो, तो घटा दिए, सपोज आप इसको घटा दिए। ठीक है, मैं नीचे वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15, ये आपका चला गया है 0, ये आपका आ गया है 0.5W, और ये आपका आ चुका है 1.5। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो आया है वह आपका आ रहा है 13.5 इक्वल्स टू 0.5W। तो जो W की वैल्यू आपकी आ चुकी है वह 27 आ चुकी है, तो 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक जो हमसे कहा था हमने वही लिख दिया, आराम से उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आराम से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ज़्यादा माथा पच्ची हमें करनी नहीं है। हाँ, वैसे इसको मिक्सर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। जब आप पहली बार अटेम्प्ट करते हो तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि आए ना आए ये सब चीज़ें, तो इस वजह से बेसिक से जाया करो जब आपके पास कोई नया टाइप का क्वेश्चन आया करे तो। ठीक है, और मेरे ख्याल से आसान सोल्यूशन है ये भी, आपको बस इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ साइड MT ऑफ अ ट्रायंगल MNT विद साइड MN, MT और NT आपको दिया है। तो आपने एक ड्रॉ किया ट्रायंगल MNT, और आपसे कहा है MN की वैल्यू 36 है, MT की वैल्यू 36 है, और NT की वैल्यू 48 है, और आपसे पूछा क्या है एल्टीट्यूड ऑन MT। तो आपसे ये वाला एल्टीट्यूड पूछा है, इसकी वैल्यू देखो। अगर आपको इसकी वैल्यू पूछा होता तो बहुत आसान हो जाता, अगर इसकी वैल्यू पूछा होता तो काफ़ी आसान इसलिए हो जाता क्योंकि ये आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल पे आप परपेंडिकुलर डालो या मीडियन डालो ना, तो या एंगल बाइसेक्टर डालो, तो आपका ये दोनों जो ट्रायंगल है ना एकदम कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो आपका ये सिंपल 24 हो जाता, आप इजीली निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये ना देखिए ये वाला एल्टीट्यूड पूछा है, तो कैसे करोगे? आपको पता है आप दो तरीके से एरिया लिख सकते हो, पहला हीरोन्स फार्मूला तरीके से लिख सकते हो, और दूसरा आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला से कैसे लिखोगे? पहले आपको हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये तो होता है। S क्या होता है? S सेमी पेरीमीटर होता है। तो 36, 72 इसमें जोड़ दो तो आपका 120 आ जाएगा, इसका आधा कर दो तो आपका 60 आ जाएगा, तो 60 आपकी S की वैल्यू आ चुकी है। तो बस डायरेक्ट लिखते हैं 60 इंटू 60 माइनस A, 60 माइनस 36 24, इंटू 60 माइनस 36 24, इंटू 60 माइनस 48 आपका 12 आ चुका है। ये पहला एरिया हो गया। दूसरा एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस। बेस क्या? बेस ये और हाइट ये, तो बेस 36 हो गया और हाइट वही आपको जो एल्टीट्यूड पूछा है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ से आप 24 बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ से ये क्या है? ये आपका 6 इंटू 10 है, और ये आपका 6 इंटू 2 है, तो आप यहाँ से 6 भी बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका 20 है, 20 आपका 5 इंटू 4 है, तो आप 2 बाहर निकाल सकते हो, और रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो हाफ इंटू 36 इंटू हाइट, तो ये आपका दिख रहा होगा, ये 6 से 6 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 से ये 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 रूट 5 आपका हाइट आ जाएगा। ये आपका H है, तो यही आपका एल्टीट्यूड है, तो 16 रूट 5 आपका आ जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे दो फार्मूले देखे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट देखा एक फार्मूला, और एक फार्मूला हमने हीरोन्स फार्मूला देखा, रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आपको एक और फार्मूला मैंने बताया था, अगर मुझे एरिया ऑफ निकालना, जैसे ये थीटा है, ये AB है, तो मैंने बताया था हाफ AB साइन थीटा। ये भी आप इस तरीके से भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। PQ इज पैरेलल टू SR इन ट्रेपेजियम PQRS, और PQ आपको ग्रेटर देन दिया, तो PQRS, तो PQ आपका पैरेलल है आपका SR से, और आपका यहाँ पे इनका जो डायगोनल्स है वो आपका इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे मैंने एक डायगोनल, अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक सेकंड जो, तो ये आपका हो गया डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया, और ये आपका एक डायगोनल ये हो गया। ठीक है, ये दो डायगोनल हो गए। तो आपको यहाँ पे पहली बात ये चीज़ बता दूँ ना कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है सिमिलर है। क्यों सिमिलर है भाई? ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, तो ये आपके हो गए सिमिलर। ठीक है, और अगर मुझे लिखना हो सिमिलैरिटी इसकी, कैसे लिखूँगा? इसकी सिमिलैरिटी में मैं इजीली लिख सकता हूँ। अगर मानो ये O है
तो एस ओ आर जो होगा, और मुझे पता है एस किसके बराबर है, एस आपका क्यू के बराबर है, तो एस ओ आर जो होगा सिमिलर होगा क्यू ओ पी के। ठीक है, तो अब हमसे क्या क्या है, पी ओ हमारा 3x-15 दिया है, ओ क्यू हमारा कितना दिया है, वो ओ क्यू हमारा दिया है x+9 दिया है, और ओ आर हमारा दिया है x-5 दिया है, और हमारा ओ एस दिया है 5, ये हमारा 5 दिया है। तो आपको पता है पी ओ अपॉन ओ आर जो होगा, तो 3x-15/x-5 जो होगा, क्योंकि आपको सिमिलैरिटी में जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, वो आपका x+9/5 होगा। तो यहाँ से आप 15x-200 सॉरी 15×5 = 75 इक्वल्स टू x² और x² + 9x माइनस आपका 5x-45 आ जाएगा। तो यहाँ से x² और ये 9 और ये आपका 4x यहाँ से 15 आएगा, माइनस हो जाएगा तो -11x, और आपका 75 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो x की वैल्यू आ रही है वह आपकी 6 आ रही है और 5 आ रही है। आप 6-5 पुट करके भी देख सकते हो। तो x की वैल्यू 6-5 आ रही है। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है x1² और x2² का डिफरेंस कितना होगा। तो 36 - 25 आपसे सिंपली पूछा है, तो आपका यहाँ पे आ जा रहा है 11। तो 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेपीजियम से रिलेटेड हमारे पास 2 रिजल्ट हमें याद आने चाहिए। जैसे मान लो ये साइड है आपका A, ये साइड है B, और ये है इनके जो नॉन पैरेलल साइड का ये मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये इसके बराबर है और ये आपका इसके बराबर है, और मिड पॉइंट की वैल्यू सपोज में मान लिया x है, तो जो x की वैल्यू होगी वो सिंपल a + b/2 होगी। ये हो गया पहला रिजल्ट, ये मिड पॉइंट है, ट्रेपीजियम का मिड पॉइंट है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनका मिड पॉइंट को जोड़ दिया गया है। दूसरा रिजल्ट हमें ये याद आना चाहिए, अगर हम इनके डायगोनल्स को मिला दें और डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है ये डायगोनल का मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये जो आपका है एरिया, सॉरी ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ, और जो ये वाला लेंथ है ये बराबर है, और साथ में आपका जो ये लेंथ है और ये लेंथ है ये बराबर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू है आपकी ए, ये वैल्यू है आपकी बी, तो जो ई एफ की वैल्यू होगी वह सिंपली हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन, आपको पता है ए बड़ा है तो ए माइनस बी हो जाएगा ई एफ की वैल्यू। तो आपको ये 2 रिजल्ट भी याद होना चाहिए ट्रेपीजियम से रिलेटेड। हाँ, एज इनकम इज इक्वल टू 125 ऑफ द इनकम ऑफ बी। तो मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ, इनके मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 125% है, मतलब ये 5 है ये 4 है। ठीक है, बी की सेविंग जो है वो 120% है सेविंग ऑफ ए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेविंग की और यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। तो हम बी की जो सेविंग है वो 120% है, मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 है, और ये सारा रेशियो ही है। ठीक है, इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ बी 75%, मतलब ये 4 है और ये आपका 3 है। ठीक है, तो मुझे बताना है बी की जो सेविंग है वो कितना परसेंट है उसके एक्सपेंडिचर से। तो पहली बात तो ये रेशियो है। अब हम कैसे करेंगे, तो मैं सपोज मान लेता हूँ इसको x मान लेता हूँ क्योंकि ये रेशियो है ना, और इसको y मान लेता हूँ। तो आपको पता है 4x + 5y की जो वैल्यू वो 5 है ना भाई। अरे यार, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ोगे तभी तो आपका इनकम आएगा। तो ये पहली क्वेश्चन दी है, और दूसरी क्वेश्चन आपको दी है 3x + 6y की जो वैल्यू आपको दी है वो 4 दी है, क्योंकि भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ोगे तभी तो आपका इनकम आएगा। तो अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल लो, आप निकाल लो यहाँ से, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 4 × 12, 4 × 12 चला गया, आपका 5 × 15 और 6 × 4 = 24, तो आपका 9y आ जाएगा। ठीक है, -9y आएगा, लेकिन मैं नीचे वाले से ऊपर वाला, मतलब इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6 × 4 = 24 में से मैंने 15 माइनस किया और 16 में से मैंने 15 माइनस किया तो 1 आ गया, मतलब y की वैल्यू जो आई है ना वो 1/9 आई है। तो इसकी वैल्यू 1/9, मतलब ये आपका 6/9 हो चुका है, और ऊपर वाला आपका 5/9 हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसमें वैल्यू डाल भी देता हूँ। अगर जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ इस चीज़ को 1/9, तो आपको 3x + 2/3, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया ना, तो 2/3 की जो वैल्यू है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जैसे आपको मैं जब स्लाइड में आपको चीज़ें क्लियर दिखे। हाँ, तो 2/3 की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। तो आपका ये सिंपली 4 - 2/3, 3 × 4 = 12, 12 दूना 10/3, ये आप कह सकते हो x की वैल्यू जो आ चुकी है 10/9 आ चुकी है। तो यहाँ पे 10/9 मतलब यहाँ पे आपका 30/9 आ चुका है, और यहाँ पे आपका 6/9 आ चुका है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी की जो सेविंग है एज अ परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर उसका 30/9 है,
और जो सेविंग है उसका 6/9 इसको आप डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो तो आपको दिख रहा होगा कि सिंपली 20% है। ठीक है, तो आपका 20% करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, देखो आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, आपसे जो कहा है वही लिखना है और आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपको बता देना आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही हम 30 से 40 मिनट की क्लास करेंगे। डेली बेसिस पे भी हो सकती है, एक दो दिन बीच में गैप भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बाकी रीजनिंग वगैरह वगैरह भी थोड़ा बहुत कराना है मुझे। लेकिन हाँ, ये है कि जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो पुराने भी आई हों, जो बार बार आती हैं, रिपीटेड होती हैं, तो वो सारे फॉर्मूले और जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको सारा चीज़ याद दिला दूंगा। और मैं जनरली वही चीज़ पिक करता हूँ ना जो आप जनरली भूल जाते हो। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आपको जनरली पिक करता हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है, भूल जाते हो, क्योंकि मुझे सारे आइडिया है कि आपको क्या चीज़ भूल जाते हो, क्या चीज़ आपको याद रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।